हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में सीखेंगे IBO2 का यूनिट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विपणन प्रबंधन, चैप्टर नंबर 3, एनालाइजिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट, अंतर्राष्ट्रीय विपणन वातावरण का विश्लेषण। आज ये पढ़ेंगे हिंदी मीडियम वालों के लिए, MCOM के स्टूडेंट जो इग्नू में पढ़ते हैं, जिनका कोड IBO2 है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। परिचय समझते हैं इसका सबसे पहले, और इसके अंदर जो मैं करवाऊँगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी पढ़वाऊँगा ताकि रीड करने से याद हो जाए, समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। आज बाज़ार पूरी तरह से वैश्विक हो चुके हैं तथा प्रत्येक संस्था इन बाज़ारों में प्रवेश कर लाभ कमाना चाहती है। इसमें प्रवेश करने के पश्चात संस्था के समक्ष सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य ऐसी विपणन नीति का विकास करना है जो विश्व बाज़ारों में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा कर सके। संस्था यदि केवल घरेलू बाज़ार या आसपास के बाज़ारों में ही व्यवसाय करती है तो भी उसे दीर्घकाल में गतिशील नीति को अपनाना होगा ताकि स्थायी प्रतिस्पर्धा का लाभ ले सके। कोई व्यावसायिक संस्था अंतर्राष्ट्रीय विपणन वातावरण को स्वयं नियंत्रित नहीं कर सकती है, इसलिए उसे व्यवसाय नीति को उसके अनुसार बनाना होगा। इन इकाई में हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय वातावरण के स्तर समझेंगे, यानी कि वातावरण के 5 स्तर होते हैं। देखो यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे होंगे। सबसे पहला जो होता है आंतरिक वातावरण, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद होता है सूक्ष्म वातावरण। ठीक है, उसके बाद आता है घरेलू वातावरण, उसके बाद विदेशी वातावरण, वैश्विक वातावरण। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक वातावरण की अवधारणाएं जो हमने ये पढ़ी है, ये 5 अवधारणाएं तो पढ़ते हैं। व्यावसायिक संस्था के लिए वातावरण से तात्पर्य उन विभिन्न कार्यकारकों तथा संस्था के आसपास रहने वाले तत्वों से है जो उसके निर्णयों तथा कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं। वातावरण की 2 मुख्य विशेषताएं हैं। पहली, संस्था के बाहरी बल या बाहरी घटक। दूसरा, जो मुख्य रूप से अनियंत्रित है, संस्था स्वयं केवल अल्प रूप से ही उन्हें बदल सकती है। वातावरण के घटकों को 5 मुख्य भागों में बांटा जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय वातावरण को प्रभावित करते हैं। अब देखो 5 ये मैंने बता दिया था, अभी 5 इनके अंदर घटक है, किस तरीके से आंतरिक, सूक्ष्म, घरेलू वातावरण, विदेशी, वैश्विक। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आंतरिक वातावरण के बारे में पढ़ेंगे। आंतरिक गोले के संस्था के आंतरिक वातावरण का दिखाया गया है, जिसमें ये देखो बताए गोले में सबसे आंतरिक वातावरण दिखाया गया है। ठीक है, जिसमें संस्था की उत्पादन, वित्त विपणन, मानव संसाधन तथा शोध प्रक्रिया से संबंधित व्यावसायिक नीति व निर्णयों में सहायक होती है। संस्था इनको विभिन्न वातावरण कारकों की सीमाओं के अंतर्गत बदल सकती है। संस्था के पूर्तिकर्ता विभिन्न बाजार मध्यस्थता तथा सेवाएं, संस्था जैसे मध्यस्थ, परिवहन, गोदाम, विज्ञापन तथा विपणन, शोध एजेंसी, व्यावसायिक सलाहकार संस्थाएं तथा वित्तीय संस्थाएं, प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता एवं आम जनता, ये सभी ऐसे कारक हैं जो सूक्ष्म वातावरण में शामिल है। मतलब सूक्ष्म वातावरण में कौन से शामिल है ये आपको बता दिया ऊपर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये संस्थाएं देखो, ये संस्थाएं तथा वित्तीय संस्थाएं, प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता एवं आम जनता, ये सभी ऐसे कारक हैं जो सूक्ष्म वातावरण में शामिल होते हैं। तो आप समझ गए कौन कौन से सूक्ष्म वातावरण में शामिल होते हैं। अब ये समझते हैं ये संस्था पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। ये सभी कारक हुई अर्धनियंत्रित होते हैं। ठीक है, अर्थात कुछ हद तक नियंत्रित किए जा सकते हैं। मतलब सूक्ष्म वातावरण को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है भाई, समझ रहे हो वातावरण के बारे में कि 5 स्तर वातावरण है। इसके कारकों में प्रतिस्पर्धा ढांचा, आर्थिक वातावरण तथा राजनीतिक एवं वैधानिक बल है। ठीक है, जिन पर संस्था का कोई नियंत्रण नहीं है। ये कारक संस्था के समुद्र पार बाजार संचालन को प्रभावित करते हैं।
इन्हीं कारकों के घातक कई भारतीय संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की ओर अग्रसर हुई है। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले निर्यात प्रोत्साहन भी इन संस्थाओं को वैश्विक बाजार तथा पहुंचाने में उत्तरदायी रही है। विदेशी वातावरण के अंतर्गत भौगोलिक और आर्थिक स्थिति, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं वैधानिक बल तथा तकनीकी एवं परिस्थितिक कारक शामिल है, जो विदेशों में स्थित विदेशी बाज़ारों में कार्यरत होते हैं। ज़्यादातर संस्थाएं इन कारकों के प्रति सचेत नहीं होती और जब संस्था के संचालन करने वाले विदेशी बाज़ारों की संख्या बढ़ जाती है तो वह समस्या और भी जटिल हो जाती है। वातावरण के अंतर के परिणाम स्वरूप एक देश में सफल व्यावसायिक नीतियां दूसरे देश में विफल हो जाती है। संस्था को बाज़ारों की परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए। इनका आखिरी गोला वैश्विक वातावरण को दर्शाता है। वैश्विक वातावरण के अंतर्गत विश्व आर्थिक स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तंत्र, अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध तथा संधियां और क्षेत्रीय आर्थिक समुदाय सम्मिलित है। ये समझ गए आप? देखो आगे पढ़ते हैं। वित्तीय तंत्र, अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध तथा संधियां और क्षेत्रीय आर्थिक समुदाय सम्मिलित है। वैश्विक वातावरण का प्रमुख पूरे विश्व के बाज़ारों में पड़ता है। मतलब यह है कि ये वैश्विक वातावरण जो पूरे विश्व के बाज़ारों पर पड़ता है। तो आसान भाषा में लिखा हुआ, आप समझ रहे होंगे। वैश्विक वातावरण को कुछ दल जैसे विश्व व्यापार संगठन, WTO, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, ये आपने पीछे पढ़ चुका है, ठीक है, पिछली वीडियो में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, ठीक है, संयुक्त राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि सारे जो ये नहीं है, ये वैश्विक वातावरण में आते हैं। UNCTAD, वस्त्रोद्योग एवं कपड़ा उद्योग पर अनुबंध, ATC आदि वैश्विक व्यापार को प्रभावित करते हैं। तो ये जो है वैश्विक व्यापार को प्रभावित करते हैं सारे घटक, ये वाले वैश्विक वातावरण, समझ गए। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय विपणन वातावरण का महत्व, ठीक है, पढ़ते हैं। व्यवसाय संचालन में वातावरण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। किन्हीं दो देशों का वातावरण एक जैसा नहीं होता तो उनके लिए भिन्न व्यावसायिक नीतियों की आवश्यकता होती है ताकि विभिन्न व्यावसायिक परिस्थितियों से निपटा जा सके। मतलब यह है कि किसी दो देश के वातावरण एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक है। ये तो समझ चुके होंगे, ठीक है। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश करने वाली समस्याओं की प्रमुख सर्वप्रथम दो समस्या होती है। देखो हम जब भी बाज़ार में जाते हैं और बाज़ार को हम विपणन यानी कि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय विपणन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कौन सी कठिनाइयाँ समस्याएं झेलनी पड़ती है, कौन सी समस्याएं में होती है, सर्वप्रथम वो हम देखते हैं। देखो सबसे पहली समस्या, कौन सा बाज़ार एवं इन बाज़ारों में प्रवेश कैसे करें, कौन सा बाज़ार हम चूज़ करें और इन बाज़ारों में प्रवेश कैसे करें, ठीक है, ये समस्या है। देखो हम नीचे डिटेल में पढ़ते हैं। देखो हम पढ़ते हैं, संस्था उन बाज़ारों को चुनौती, देखो दोबारा से, संस्था उन बाज़ारों को चुनती है, देखो आराम से पढ़ना, संस्था उन बाज़ारों को चुनती है जहां पर्याप्त संभावनाएं हैं। बाज़ार चुनने के पश्चात उसे यह निर्णय लेना होता है कि इसमें प्रवेश कैसे करें। निर्यात, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, संयुक्त उपक्रम या स्वयं के पूर्ण रूप से स्वामित्व वाले उपक्रम जैसे संस्था के सामने कई विकल्प हैं जिससे वह बाज़ार में प्रवेश कर सकती है। मतलब ये कि बाज़ार में प्रवेश कैसे करें, फ्रेंचाइजी कैसे लें, संयुक्त उपक्रम, ये सब जो है ये एक इनकी संस्था होती है। कैसे जाएं, ये मतलब कौन सा बाज़ार चूज़ करें, यानी कहाँ पे डिमांड ज़्यादा है। हमारा मकसद क्या है कि लाभ कमाना, कि भाई हमारा दीर्घ से दीर्घ काल में गतिशील जाए, यानी कि हमारा जो लाभ है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं और विश्व स्तर पर अपना व्यवसाय करें। तो यही बताया गया है कि निर्यात लाभप्रद तभी होता है जब इसका उत्पाद घरेलू देश में ही किया जाए,
किंतु यदि आयात पर प्रतिबंध अधिक हो तथा यातायात की लागत अधिक हो तो संस्था अपने विदेशी उपक्रम उत्पाद इकाई का निर्माण कर सकती है। लेकिन ऐसा करते समय संस्था को ये ध्यान रखना होगा कि विदेशी सरकारगत नीतियाँ प्रत्येक विदेशी निवेश के पक्ष में हो या एवं कच्चा माल व मजदूर भी स्थानीय प्रतिस्पर्धा दर पर उपलब्ध हो। इसके पश्चात संस्था के रणनीति निर्णयों को प्रभावित करने वाला कारक है वातावरणीय बल, जिस पर गहराई से विश्लेषण करने के पश्चात ही संस्था को अपनी नीतियाँ निर्धारित करनी चाहिए। वातावरण विश्लेषण की ज़रूरत उन संस्थाओं को भी है जो उन देशों में पहले से ही कार्य कर रही है। परिवर्तनों के अनुसार ही उन्हें अपनी नीतियों में बदलाव लाने चाहिए ताकि वह अपनी अस्तित्व बनाए रखे। वातावरण के अंतर्गत वह कारक आते हैं जो संगठन तथा प्रबंधन के नियंत्रण में नहीं होते। इन चुनौतियों को सामना करने के लिए व्यावसायिक संस्थाओं को वातावरण तंत्र में परिवर्तन करने होंगे। उदाहरण के तौर पर जनसंख्या विस्फोटक के साथ ही प्रमुख एवं स्रोतों में कमी आदि शुरू होती है, जिसके कारण उपभोक्ताओं पर अधिक नियम लागू होते हैं, जिससे नई तकनीकों उपायों तथा उत्पादों का जन्म होता है। बाजार के चुनाव के लिए विभिन्न वातावरण घटकों का मूल्यांकन जरूरी है जो फर्म के विपणन कार्यक्रम को प्रभावित करते हैं, जिसके लिए बाजार के घटकों के विश्लेषण की जरूरत होती है। जनता का संगठन, देखो ये आप पढ़ें, खुद से पढ़ें आप। जनता का संगठन जनता के विश्लेषण अध्ययन में भौगोलिक वितरण एवं जनसांख्यिकीय रचना सम्मिलित है, जिसमें दूसरा घटक है उपभोक्ता का आय एवं खर्चों का आकार का विश्लेषण करने जिसके लिए विपणनकर्ता को उनके क्रय व्यवहार तथा मानसिकता जो उनके कार्य व्यवहार की प्रभावित करती है उसका अध्ययन करना होगा। ठीक है, जनता का संगठन होना चाहिए, क्या है नहीं है ये आप पढ़ लें। दूसरा राजनीतिक वातावरण, ये हम पढ़ रहे हैं कौन सा बाजार चूज करें। तो राजनीतिक वातावरण के बारे में पढ़ते हैं। विपणन गतिविधियों पर रोक लगाना या उन्हें प्रोत्साहित करने में सरकारी नीतियाँ निर्यातों की बड़ी भूमिका रहती है। आज कई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यावसायिक माहौल को ढूंढा जा रहा है। आज रूस, यूक्रेन आदि राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय विपणन का वातावरण पहले से बिल्कुल अलग है। ज्ञान एवं तकनीकी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक वातावरण को काफ़ी प्रभावित करता है। आज बाज़ारों में नया स्वप्रेषण तंत्र, तेज भार परिवहन, अनगत कंप्यूटराइज वित्तीय कार्य एवं दवाई में नई तकनीक उत्पादों का प्रक्रिया के प्रवेश ने विपणन मिश्र को बदलने पर प्रेरित किया है। ये पढ़ लें आप। देखो अंतर्राष्ट्रीय विपणन वातावरण के घटक, ये घटक पढ़ना है आपको। ये देख लें यहाँ से, मैं आप क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पहले आप ये देख लें, इसकी रीडिंग कर लें अच्छे तरीके से। मैं इसकी अब ये भौगोलिक वातावरण, इसको भी सही ढंग से पढ़ें। इसके बाद जो मैं क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है, ये आपको रीडिंग करना। जनसांख्यिकीय वातावरण, ये देखना इसमें क्या होता है कि भौगोलिक सीमा के अंदर जनसंख्या के वितरण को जनसांख्यिकीय अध्ययन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसांख्यिकीय अध्ययन किसे कहते हैं? तो दोबारा से पढ़ते हैं। सीमा के अंदर जनसंख्या के वितरण को जनसांख्यिकीय अध्ययन कहते हैं। विपणनकर्ता विश्लेषण हेतु जनसंख्या पर जो विभिन्न राज्यों एवं देशों से व्याप्त हो, ठीक है, आयु, लिंग, वितरण, आचार, मिश्र शिक्षा एवं आय का स्तर,
परिवार ढांचा और प्रदेश विशेषताओं की चाल को जानना चाहते हैं। ठीक है, अब आते हैं, ये आप रीड कर लें इतना। रीड करने के बाद अब आते हैं यहाँ पर आर्थिक वातावरण। आर्थिक वातावरण क्या है? विपणन नीति का निर्धारण करते समय आर्थिक घटकों को ध्यान में रखना जरूरी है। सूक्ष्म आर्थिक बल संस्था की संगठन क्षमता, कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, वैश्विक व्यापार एवं व्यवसाय का अंतर्राष्ट्रीय भी ऐसे कारक हैं जो विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। आज अमेरिका, जापान, पश्चिमी यूरोपीय आदि विकसित देशों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता, बल्कि चीन, एशिया, भारत एवं पूर्वी यूरोप जैसे नए विशाल बाजार खुल गए हैं। ये बाजार विश्व बाजार के तरीकों को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार पड़ोसी बाजारों से संबंध व व्यापार अपना प्रभाव छोड़ते हैं, जैसे व्यवसाय एवं व्यापार संबंधों को दक्षिण पूर्वी एशिया बाजारों में विस्तार हो रहा है। ये पढ़ लें आप, दोबारा से देखें यहाँ से आर्थिक वातावरण। अब जो क्वेश्चन करवाएंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं पीछे, जो हमेशा पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, तकनीकी वातावरण, देखो तकनीकी वातावरण को थोड़ा पढ़ लेते हैं, बाकी आपको पढ़ना है। तकनीकी कारक उत्पाद क्षमता हो प्रभाव करते हैं, इसलिए उन्हें आर्थिक कारकों के साथ जोड़ा जाता है। विपणनकर्ता को तकनीकी बदलावों पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये आप पढ़ें। ठीक है, मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये विशेषताएं पढ़ लें इनके, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के क्या क्या विशेषताएँ। संस्कृति की निम्नलिखित विशेषताएँ। संस्कृति जन्म से प्रभावित नहीं होती, बल्कि सीखी जाती है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होती है। ये समाज द्वारा बच्चों की स्वीकृत आचरण समझाती है, अर्थात उपभोक्ता का निर्णय क्षमता को सामाजिक स्वीकृति तक सीमित कर देती है। सांस्कृतिक सामाजिक हिस्सा है जो आवश्यकतानुसार उभारता है तथा ये सामाजिक निर्माण व परस्पर संबंधों पर आधारित है। संस्कृति लोगों पर सामान्य आचरण व्यवहार पर विचारों को प्रभावित करती है, अतः ये स्वप्रेषण में सहायक होती है। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं संस्कृति के तत्व। यह आपको पढ़ना है, अब इसके बाद मैं क्वेश्चन करवाऊँगा। परिस्थिति वातावरण। ठीक है, अब इसके बाद जो है मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो पेपर में आते हैं। ये मैं जो M.Com जो IBO2 जिनका कोड है। चलिए अब प्रश्न पढ़ते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या है, स्पष्ट कीजिए कैसे जनसांख्यिकी झुकाव अंतर्राष्ट्रीय विपणन नीतियों को प्रभावित करता है। देखो ये आंसर पढ़ते हैं उत्तर। जनसांख्यिकी वातावरण के अंतर्गत जनसंख्या का वितरण अर्थात आयु, जाति, समूह आदि आते हैं। यानी इसके अंदर क्या क्या आते हैं, अर्थात आयु, जाति, समूह। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विपणन नीतियों पर जनसांख्यिकी का बहुत प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो मार्केटिंग है
इंटरनेशनल मार्केटिंग में जनसंख्या का बहुत वो क्या कहते हैं प्रभाव पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय विपणन पर। ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या उनके परिवर्तित होती रुचि, ज़रूरतें आदि का विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। विभिन्न देशों में आचरण, मित्र, रुचि, शिक्षा एवं आय का स्तर, परिवार ढांचा बिल्कुल अलग होता है, जिसके विषय में विपणनकर्ता को जानकारी लेनी होती है और उसी के अनुरूप ही विपणन नीतियों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, समझ गए। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। आर्थिक वातावरण के घटकों को विस्तार से समझाइए। हमने पीछे पढ़ा था ना, यहाँ पढ़ते हैं अब। आर्थिक वातावरण से तात्पर्य आर्थिक व्यवसाय के ऐसे कारकों से है जिसमें फर्म का संचालन किया जाता है। आर्थिक वातावरण के अंतर्गत अनियंत्रित कारक शामिल होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय विपणन को प्रभावित करते हैं, अर्थात वातावरण के मुख्य घटक है। देखो अब ये पढ़ते हैं, इसके अंदर आर्थिक विकास आता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और इसका वितरण, खर्चों का साँचा, आधारभूत सेवाएं। आर्थिक विकास, इसके बारे में पढ़ते हैं, इन चारों के बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में। देश में विपणन का विकास इसके आर्थिक विकास पर निर्भर करता है। एक पूरी तरह से विकसित देश में विभिन्न प्रकार के उत्पादों का बड़ा बाजार होगा। इसके अलावा वही उच्च बेहतर बुनियादी सेवाएं और अधिक विकसित विपणन व्यवस्था होगी। इस प्रकार के देशों से व्यापार करना अधिक लाभप्रद होगा। इसके विपरीत एक काम विकसित देश में इस प्रकार की बाजार क्षमता नहीं होगी, क्योंकि यही विभिन्न प्रकार के उत्पादों की मांग कम होती है तथा बुनियादी सेवाएं भी निम्न रहती है। इसलिए कोई भी कभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक उच्च विकसित देश की ओर जाना है पसंद करेगी। इस प्रकार आर्थिक विकास प्रत्यक्ष रूप से देश में विपणन को प्रभावित करता है। ये आपने पढ़ा किस प्रकार आर्थिक विकास आर्थिक वातावरण को प्रभावित करता है। ठीक है, समझो, यानी देश की विपणन को, यानी कि मार्केटिंग विपणन, मार्केट जो है इंग्लिश में मार्केटिंग कहते हैं विपणन को। ठीक है, अब इसका दूसरा पढ़ेंगे सफल राष्ट्रीय वाला, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और उसका वितरण। तो इसके बारे में पढ़ते हैं सही से एकदम। सफल राष्ट्रीय उत्पाद का वितरण भी आर्थिक वातावरण का महत्वपूर्ण कारक है जो अंतर्राष्ट्रीय विपणन को प्रभावित करता है। निम्न आय वाले देश मुख्यतः राष्ट्रीय आय के असमान वितरण जैसी परेशानी से ग्रस्त होते हैं, जिसके कारण वही गरीबी अमीरी की खाई निरंतर बढ़ती रहती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में महंगी वस्तुओं की तथा गैर ज़रूरी वस्तुओं की मांग कम रहती है। इस प्रकार वही बाजार क्षमता कम रहती है जो विपणन को प्रभावित करती है। नंबर 3, खर्चों का साँचा। किसी देश के लोगों के खर्चों के साँचे पर ही किसी उत्पाद की बाजार क्षमता निर्भर करती है। विभिन्न प्रकार के उत्पादों पर आय किस प्रकार खर्च की जाती है, इससे देश का खर्चे का साँचा निर्धारित होता है। जैसे कि अमेरिका में भारत की तुलना में शीतल पेय, शराब, बियर आदि ज़्यादा खर्च किया जाता है। खर्चे का साँचा देश की संस्कृति, लोगों के विचार, आदतों तथा आय से संबंधित रहता है। मतलब कि ये जो खर्च करते हैं ना ये, तो ये जो उनकी आय, यानी जो व्यक्ति है उनकी आय से संबंधित है। ये पेय, शराब, बियर आदि जो भी है, गुटखा फुटखा जो भी है, ये उनके खर्चों का साँचा जो है ये उनकी आय से संबंधित करता है। अगर आय अच्छी है तो खर्चे भी अच्छे करेंगे, आय कम है तो खर्चे भी कम करेंगे। समझ रहे बात को? ये चलते हैं आधारभूत सेवाएं। चौथा, आधारभूत सेवाएं अर्थात जीवन की सहायक सेवाएं। आर्थिक ऋण आधारभूत सेवाओं से तात्पर्य है। परिवहन संस्था सुविधाएं, ऋण सुविधाएं, बीमा, आवास सुविधाएं आदि एक विकसित देश में विकासशील देश की तुलना में विभिन्न
वह बेहतर आधारभूत सेवाएं रहती है जो विभिन्न बाजार खंडों को उत्पन्न करती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक क्रियाएं उन देशों में अधिक पनपती है जहाँ यातायात व अन्य आधारभूत सेवाएं आसानी से उपलब्ध होती है। आधारभूत सेवाएं है ना, ये हमने चारों पढ़ लिया। इसके हमने क्वेश्चन नंबर 2 के चारों आधारभूत ये समझ गए। आर्थिक विकास सकल वाले खर्चों का सांचा आधारभूत सेवाएं, ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 3 है, समझाइए कैसे विभिन्न आर्थिक स्थिति विपणन संगठनों के निर्णयों का प्रभावित करती है। किसी देश की आर्थिक स्थिति, ये मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब है कि कैसे आर्थिक स्थिति विपणन संगठनों के निर्णयों को प्रभावित करती है। समझाइए कैसे विभिन्न आर्थिक, तो ये पढ़ते हैं। किसी देश की आर्थिक स्थिति विपणन संगठनों के नियमों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, जिन्हें हम कुछ बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। ये देखें आप कुछ बिंदुओं द्वारा। यदि किसी देश को आर्थिक स्थिति सुधरती है तो वहाँ लोगों की आय में बदलाव आता है। लोगों की आय बढ़ती है, उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ती है, जिससे गैर ज़रूरी वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप बाज़ारों का विस्तार होता है। विपणन संगठनों को इन परिवर्तन के साथ ही अपनी नीतियों में बदलाव लाने पड़ते हैं। मतलब ये है कि अगर किसी की आर्थिक स्थिति सुधरती है, आर्थिक मतलब कि हम कहीं पे काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारी सैलरी अच्छी हो गई, मान लो 30 से हमारी 50,000 हो गई सैलरी महीने की, तो जो और सामान है रोज़मर्रा और भी फालतू सामान हम खरीदने की कोशिश करेंगे, यानी कि हमारे पास आय बढ़ गई तो मांग भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जहाँ हम कम खाते थे आय हमारी कम थी, और आय ज़्यादा है तो हम ज़्यादा वस्तु का यूज करेंगे, ज़्यादा वस्तु हम खाने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने ऊपर बताया था, लोगों की आय बढ़ने से देश की आय भी बढ़ती है। ये बात सही है, अगर लोगों की आय बढ़ रही है तो देश की आय बढ़ रही है, जिससे बुनियादी सुविधाएं बेहतर होती है, जो एक बेहतर बाज़ार को आकर्षित करती है। अतः अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए बाज़ार विकल्प बढ़ते हैं। समझ रहे हो बात को आप। इसी प्रकार यदि किसी देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती है, मतलब समझ रहे हैं ना, तो वहाँ इसके विपरीत लोगों की खर्च करने की क्षमता में कमी आती है ना। अब जो भाई जिनकी आर्थिक आय कम हो गई तो मांग कम हो जाएगी किसी चीज़ की, मतलब उसकी क्षमता कम हो जाएगी। जहाँ ज़्यादा खरीदते थे वो कम में मैनेज करेंगे, यानी अपने खर्चे मैनेज करेंगे कम में, ठीक है, समझ रहे हो बात को। यही बात है कि अगर आर्थिक आय बढ़ेगी तो ये क्या कहते हैं विपणन संगठनों में प्रभावित होगी, ठीक है। अगर आर्थिक आय हमारी ज़्यादा होती है तो मांग ज़्यादा होगी, कम होती है तो मांग कम होगी। ये क्या है, दोबारा पढ़ते हैं। इसी प्रकार यदि किसी देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती है तो वहाँ इसके विपरीत लोगों की खर्च करने की क्षमता में कमी आती है। समझ रहे हो। बाज़ारों का संकुचन होता है तथा मौजूदा व्यापारिक संगठनों को नए विकल्प लगने पड़ते हैं या अपने उत्पादों को उन्हीं के अनुरूप ढालना पड़ता है। दूसरी ओर देश की आर्थिक प्रगति से देश का विकास होगा, जिससे मजदूरी स्तर में सुधार आएगा, जो घटकों के उत्पादन के स्थापन को कम आकर्षित करता है। समझ गए। अब आगे और पढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर दक्षिण कोरिया में मजदूरी स्तर में वृद्धि के कारण कई चमड़ा व खेल जूतों का निर्माण कम करने वाली संस्थाएं प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाई और उन्होंने इंडोनेशिया जैसे देशों में अपनी उत्पादन श्रृंखला स्थापित की, क्योंकि वहाँ मजदूरी कम थी। ठीक है, अब देखते हैं। कई देशों में आर्थिक परिवर्तनशीलता विपणन संगठनों के निर्णयों को प्रभावित करती है। जैसे कई देशों में महंगाई की बढ़ती घटती पर विदेशी विनिमय कोष स्थिति एवं विनिमय दर स्थिरता का कुछ समय पहले एशियाई संकट का कारण बनी थी।
अनिश्चितता पैदा करती है। इसी प्रकार यदि देशों में मंदी का दौर है तो इसमें बेरोज़गारी उत्पन्न होती है। संस्थाओं को अपनी विपणन नीतियों में पूरी तरह से बदलाव करने पड़ते हैं। ठीक है, समझ गए। अब ये क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं। तकनीकी प्रगति कैसे अंतर्राष्ट्रीय विपणनकर्ता की विपणन नीतियों को प्रभावित करती है। तकनीक जो है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय विपणनकर्ता और उनकी नीतियों को प्रभावित करती है। तो पढ़ते नीचे, तकनीक घटकों में प्रगति के फलस्वरूप उत्पादन में सुधार होता है, मांग के स्तर में परिवर्तन आता है। विपणनकर्ता को तकनीकी बदलावों, अवसरों तथा परिवर्तनों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। नई तकनीकी के साथ उत्पाद नए रूप से बाजार में उतरते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा का स्तर भी बढ़ता है। अतः एक विपणनकर्ता को अपना स्थायित्व बनाए रखने के लिए इन परिवर्तनों के रूप पूरी तरह से सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार जिन देशों में उन्नत तकनीकी बहुत ज़्यादा है वहाँ के उत्पादों की मांग उन देशों से अलग होगी जहाँ उन्नत तकनीकी नहीं है या उपभोक्ताओं की खर्चन की क्षमता कम है। तकनीकी में जल्द हो रहे तथा लगातार हो रहे परिवर्तन में विपणनकर्ताओं की जटिलता को बढ़ा दिया है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के रहने किसी भी तकनीकी का जीवन चक्र बहुत छोटा हो जाता है। इसके लिए मोबाइल का उदाहरण लिया जा सकता है, जिसमें थोड़े समय के पश्चात ही एक उन्नत तकनीक के साथ नया मोबाइल बाजार में उपलब्ध हो जाता है। ऐसे में जो कंपनियां इन परिवर्तन के साथ नहीं चलती तो बाजार से गायब हो जाती है। समझ लो। अब ये है मोबाइल का एग्जांपल उन्होंने दिया है कि भाई मोबाइल में तकनीकी ज़्यादा है और एक मोबाइल का मॉडल आता है, कुछ ही समय में, कुछ ही दिन में नया मोबाइल का मॉडल आ जाता है, उसमें अलग तकनीक, अलग फंक्शन होते हैं। ठीक है, आइए अब ये क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये आप याद करें, रीडिंग करें। मेरे पढ़ाने से ज़्यादा कुछ नहीं, आपको पढ़ने से होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा बस। मैं तो पूरी तरह से गाइड नहीं कर रहा, मैं साफ कह रहा हूँ, क्योंकि पूरी तरीके से गाइड मुझे भी पढ़ना होता है। तो आप अच्छे से मन लगाकर पढ़ें, क्योंकि ये IBO 1 से लेके 6 तक जो है ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये मार्केटिंग के लिए ये सारा इंटरनेशनल मार्केटिंग। ठीक है, क्या क्या है, और भी हम किताब पढ़ेंगे IB 1 से IB 6 तक, वो आपको ध्यान से पढ़ना है, रीडिंग करना है। किताब नहीं तो किताब लेकर आएँ। ठीक है, रीडिंग करें। और ये जो है जिसकी मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन, या आप कान में लगाकर सुन सकते हैं, पढ़ नहीं सकते, पढ़ेंगे नहीं, आलस आता है पढ़ने में। ठीक है, तो ये कान में लीड लगाएं और लीड लगाकर अपना सुनते रहें, ताकि कुछ तो समझ में आएगा, कुछ तो आएगा। 100 में से, मैं तो कहता हूँ 100 में से अगर एक बार सुनेंगे आप, तो 100 में से कम 20% आ गया तो बहुत आ गया। तो अगली बार दोबारा सुनेंगे तो 40 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी पूरी तरीके से आ जाएगा। आप बार बार देखें, ध्यान में बैठाएं, नेट पे सर्च मारें कि कोई लफ्ज़ अगर समझ नहीं आता, कोई शब्द समझ नहीं आता, तो नेट पे सर्च मारें। आज नेट का ज़माना है, नेट पे सर्च मारें, उसके बारे में हिस्ट्री निकल के जाती है। ठीक है, समझ रहे हो। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 पढ़ते हैं। संस्कृति क्या है, इसकी विशेषताएँ क्या है। ठीक है, संस्कृति क्या है, इसकी विशेषताएँ क्या है। अब संस्कृति समझते हैं, ये क्या भला है भाई, क्या है ये। अभी हमने पीछे पढ़ा था, आपको पता होगा। चलिए पढ़ते हैं और अच्छी तरीके से जानेंगे। संस्कृति किसी समाज या वर्ग की ये मान्यताएं हैं जिसमें उनके विश्वास, नियम, धर्म, साहित्य, कला, संगीत, जीवन मूल्य शामिल है। यह संस्कृति मानव जीवन का आधार होती है तथा उन्हें दूसरे किसी समाज, देश या वर्ग से भिन्न बनाती है। संस्कृति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। देख लो भाई, हम विशेषताएं पढ़ते हैं, ये तो समझ में आ गई बात। संस्कृति जन्म से प्रभावित नहीं होती, बल्कि समाज, ये हमने पीछे पढ़ा रखा है, समाज में रहते हुए सीखी जाती है। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का हस्तांतरित होती है।
जिसमें ज्ञान के साथ साथ आचरण व समयानुसार सामाजिक जीवन के बदलने का प्रेरणा दी जाती है। संस्कृति सामाजिक निर्माण एवं परस्पर संबंधों पर आधारित है तथा संस्कृति के नियम प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं। संस्कृति सेपरेशन में सहायक होती है। समाज दर समाज या राज्य, प्रांतों या देशों में सांस्कृतिक मूल्य अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अभी समझते हैं एसआरसी स्वयं संदर्भ प्रमाण। ये क्या है, एसआरसी है क्या? अभी माना पढ़ेंगे, मतलब ये आंसर देखेंगे। एसआरसी स्वयं संदर्भ प्रमाण से तात्पर्य है विदेशी संस्कृतियों को स्वयं के सांस्कृतिक मूल्यों के संदर्भ में देखना। अतः एसआरसी में विदेशी संस्कृति के साथ समायोजन करना शामिल है। ये मॉडल नीति नियोजन में सहायक है तथा तभी तत्वों में संबंधित साधनों को इसमें शामिल किया जाता है, किंतु फिर भी इस मॉडल को अधूरा माना जाता है क्योंकि सांस्कृतिक अंतरों को पहचानना ज़रूरी है। अब प्रश्न 7 पढ़ते हैं। आपके विचार में विपणनकर्ता विपणन मिश्र को प्रभावित करने वाले राजनीतिक एवं वैधानिक प्रभावों को किस सीमा तक नियंत्रित कर सकता है? राजनीतिक और वैधानिक वातावरण एक कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं जिसमें एक विपणनकर्ता को कार्य करना होता है। किसी देश का राजनीतिक कानूनी वातावरण वहाँ के राजनीतिक संगठनों, राजनीतिक स्थिरता, सरकार के व्यापार में प्रतिबंधों, विदेशी नीतियों आदि से प्रभावित होता है। विपणनकर्ताओं के लिए राजनीतिक और वैधानिक वातावरण जटिल होता है तथा विपणन मिश्र में इस पर नियंत्रण करना भी मुश्किल होता है। इस प्रकार के वातावरण विपणनकर्ताओं की गतिविधियों पर प्रोत्साहन भी दे सकते हैं और प्रतिबंधित भी कर सकते हैं। जैसे 1977 में सरकारी नीति के कारण भारत में कोका कोला की सेल को रोक दिया गया था, जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों की वृद्धि को देश में रोका जा सके। इसके अलावा 1989 में सरकार ने एक अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनी पेप्सी को भारतीय बाजार में आने की अनुमति दी। 1991 में सरकार ने उदारीकरण व वैश्वीकरण को प्रोत्साहित के लिए अपनी नीतियों में संशोधन किए। सरकार ने कोका कोला को भारतीय बाजार में आने की अनुमति दी और अब भारतीय अर्थव्यवस्था एमएनसी के लिए खुली हुई है। दूसरे देशों की राजनीतिक प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय विपणनकर्ता को प्रभावित करती है तथा ये उसके नियंत्रण में भी होता है। विपणनकर्ता इन्हें कम करने के लिए संस्थाओं को वहीं के व्यापारिक स्वामित्व में भागीदारी कर स्थानीय फर्मों की सहायता ले सकते हैं, जिससे वहां के लोगों को रोजगार देकर राजनीतिक दबाव को कम कर सकें। प्रश्न 8 पढ़ते हैं। सरकारों द्वारा विदेश में कार्यरत अपनी संस्थाओं को सहायता कितनी उचित है? क्या वाणिज्य को राजनीतिक से बिल्कुल अलग नहीं कर देना चाहिए? पढ़ते हैं इसके बारे में। देश की सरकार देश की राजनीतिक व्यवस्था का एक हिस्सा होता है। सरकार विपणनकर्ताओं की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकती है। बहुत सी सरकारें विदेशी व्यापार संचालन में बहुत सी संस्थाओं की व्यापार प्रतिबंधों को आसान बनाकर करती है। उदारीकरण और वैश्वीकरण की दृष्टि से किसी सरकार का दूसरे देश में अपने संगठनों की सहायता करना सही नहीं है। WTO वैश्विक स्तर पर स्वतंत्र और सही प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देती है। ये सही है कि वाणिज्य को राजनीति से बिल्कुल अलग होना चाहिए, किंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं होता।
मेज़बान देश और मेहमान देश दोनों के अलग अलग राजनीतिक और राष्ट्रीय हित हो सकते हैं। परिणामत राजनीति वाणिज्य में दखल देती है। अब छठा पढ़ते हैं। वे कौन से कारक हैं जिन्होंने सरकारों को ऐसे नियमों एवं प्रावधानों का लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जो पर्यावरण रक्षक है। अब पढ़ेंगे इसके बारे में। व्यापारिक संस्थाओं ने अपने लोगों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बर्बरतापूर्ण किया, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण असंतुलन पैदा हो गया। किंतु कुछ वर्षों में प्रदूषण अतिभार की प्रकृति तथा मात्रा चिंताजनक अंशों में बढ़ी है, जो पूरे विश्व पर दबाव बन रही है। उसे तुरंत नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इसलिए आज सभी देशों में कई प्रावधानों तथा आचार संहिता को लागू किया है। इससे कम होते पृथ्वी संसाधनों को तथा वातावरण को भविष्य में होने वाली हानि से बचाया जा सके। संसाधनों को संरक्षित करने के लिए, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए, जंगली जीव जंतुओं को बचाने के लिए तथा पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए ही सरकारों ने कई प्रकार के कानून व प्रावधान बनाए हैं। आज जर्मनी एक ऐसा देश है जिसमें सबसे अधिक वातावरण संरक्षण कानून लागू है। ये हमने पढ़ लिया। ये क्या कहते हैं, ये आपका यूनिट 3 हमने पढ़ लिया। अब अगली वीडियो में यूनिट 4 पढ़ाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार वैविध्यीकरण। ठीक है।